नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। देखिए, अपन पढ़ रहे थे साथियों एनिमल अटेंडेंट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपना जो एग्जाम था आपने देखा होगा, सर ने भी डाला था और नोटिफिकेशन देखा होगा कि एग्जाम जो है वो सब पर्टिकुलर डेट के साथ थोड़े से आगे पीछे कर दिए हैं, क्योंकि उसकी मेन वजह थी साथियों सीईटी को जो है बीच में डाल दिया गया है। इसकी वजह से अपना जो ये एग्जाम था ये अब सितंबर में ना होगा साथियों, अब होगा दिसंबर में। तो लगभग 3 महीने जो है ये आगे पोस्टपोन हो चुका है। पोस्टपोन होने से क्या होता है, थोड़ी सी जिसकी अच्छी तैयारी होती है ना उसको थोड़ा सा एक क्लमजी लगता है कि ब्रेक आ जाता है बीच में। एक जो रोटेशन चल रहा होगा 10-12 घंटे की जो स्टडी, उसमें ब्रेक, तो ये ब्रेक नहीं आना चाहिए। ये अपने को यही लगना है कि अपने को 3 महीने और रिवाइज के लिए मिल गए। और जिसकी तैयारी नहीं थी वो तो यही चाहता था कि आगे जाए, तो उसको भी 3 महीने और मिल गए। तो जिसने तैयारी नहीं की है वो भी अब यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि सर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का नहीं है, इसमें रीट का नहीं है। तो वो ये अधीनस्थ बोर्ड का था, रीट प्री करवाती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो उसका अलग से आएगा। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी करवाती हैं, तो उसका कैलेंडर ईयर अलग आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखिए। आज अपना ये जो टॉपिक है, डिजीज पढ़ रहे थे अपन, रोग और उसके उपचार। जीवाणु जनित पढ़ लिए थे, विषाणु जनित अपन ने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे थे फिर परजीवी, प्रोटोजुआ वाले पढ़ लिए थे। कुछ ये रह गए थे परजीवी वाले, ये अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक टीकाकरण अलग से पढ़ेंगे, जिसमें किस पशु को कौन सा टीका दिया जाता है उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो आज अपने ये रोग जो है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेन ब्लू ले लें। देखिए परजीवी नाम से पता चल रहा है, परजीवी जो इसके बनना किससे बना है, परधनजीवी से बना है। जीवी यानी जीव और पर यानी दूसरे पे। तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं, किसके लिए निर्भर रहते हैं, तो अपने जीवन यापन के लिए जो निर्भर रहते हैं उसे ही बोलते हैं परजीवी। पर यानी दूसरा, जीव यानी जीवी यानी जीव। वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे ही बोलते हैं साथियों परजीवी। तो बिल्कुल इजी है, पर यानी दूसरे, जीव यानी जीव। तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जीवित रहने के लिए, उसे ही बोलते हैं साथियों परजीवी। बिल्कुल इजी है। वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, किसके लिए रहते हैं, तो अपने जीवन निर्वाह के लिए। ये हो गया। अब परजीवी हो गया। तो परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लिखा हुआ परजीवी के प्रकार। तो परजीवी के जो प्रकार होते हैं साथियों वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है साथियों आंतरिक परजीवी। कौन सा होता है, आंतरिक परजीवी। दूसरा होता है बाहरी या बाह्य परजीवी। बाहरी परजीवी, ठीक है। ये जीवी थोड़ा ऐसा लिखा हुआ लेकिन आपको पता चल जाएगा जी है, ठीक है। देखिए तो परजीवी सबसे पहले वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं परजीवी कहते हैं। अब शायद मैं रिपीट कम करता हूँ, मैंने कल क्या पढ़ाया उसे मैं रिपीट नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप रिपीट करते हो, टाइम जाता है इसमें। तो इसीलिए आपने नोटिस किया होगा मैंने जब से स्टार्ट किया डीजी तब से मैंने रिपीट एक भी क्लास नहीं की है। देखिए परजीवी के प्रकार। तो परजीवी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी वे होते हैं जो कि जिस पशु के ऊपर वो निर्भर है उसके शरीर के अंदर ये रहकर, जो उसके शरीर के अंदर ये अंदर ये जीवन यापन करते हैं। फिर उसको दवा दी जाती है उसकी रोकथाम के लिए, वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये शरीर के अंदर रहते हैं, ठीक है, आंतरिक रूप से। और ये बाहरी मतलब शरीर के बाहर, बाहर से मतलब अपनी जो ये त्वचा है, मैं पशुओं की बात कर रहा हूं लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। अपनी ये त्वचा है तो त्वचा के ऊपर रहते हैं। जैसे आपने पशुओं के देखा होगा, गाय भैंस भेड़ बकरियों के ऊपर छोटे छोटे जो जीव है पिस्सी रहते हैं, ठीक है, जू वगैरह होती है, उसी तरह से। तो बाह्य परजीवी शरीर के बाहर रहते हैं। नॉर्मली ये कहां पर रहेंगे, त्वचा के ऊपर, त्वचा के ऊपर। और ये आंतरिक है, इसका मतलब
शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, शरीर के आंतरिक भाग में, शरीर के आंतरिक भाग में, शरीर के ये आंतरिक भाग में रहते हैं। तो अंदर यानी आंतरिक और बाहर यानी बाह्य। बिल्कुल इजी है। इसमें ये अब फिर अपन पढ़ेंगे, इसमें बाह्य परजीवी भी पढ़ेंगे और आंतरिक परजीवी भी अपन पढ़ेंगे, दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बाकी सब कुछ हमने लिख रखा है। हटा दे। अब है बाह्य परजीवी के प्रकार। क्या है? बाह्य परजीवी के प्रकार। तो बाह्य परजीवी, सबसे पहले तो परजीवी। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य यानी बाहरी। फिर बाह्य परजीवी है उसे पहले पढ़ेंगे, फिर आंतरिक पढ़ेंगे। बाह्य परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं मोटे रूप से। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए, पहला है चिचड़ी, जिसे इंग्लिश में टिक्स बोलते हैं, पिस्सू, माइट्स, जू, लाइस, मक्खिया, फ्लाइज। ठीक है, आपको हिंदी नाम याद रखने हैं। अब कैसे याद रखने हैं? तो देखिए, ये ट्रिक हो जाएगी आपको याद। छिपी जू में, कि वो कहां छिपी? बोले वो जू के अंदर, चिड़ियाघर में जाकर छिप गई। अब जानवर ही पढ़ रहे अपन, पशुपालन तो जानवर ही है, तो जू में कौन रहता है? जानवर रहता है। तो छिपी कहां पर? बोले जू में, चिड़ियाघर में छिप गई। वैसे छिपने के लिए अपन ये सब यूज कर रहे हैं, छिपना, ठीक है। ये वाला अच्छा आता है जो छतरी वाला, लेकिन अपने को याद रखने के पर्पज से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो छिपी कहां पर? बोले वो जाकर छिप गई जू में। तो इससे आपको चारों याद हो जाएगा। ची से चिचड़ी हो जाएगा, पी से पिच्चू हो जाएगा, जू से जू हो जाएगा, और मे से मक्खी हो जाएगी, यानी मक्खिया, बीज, फ्लाइज जिसे बोलते हैं। देखिए, इसका संक्रमण क्या कहलाता है? जब पशुओं के बाहरी ऊपर जो चिचड़ी जो लगती है अलग अलग, इसका जो संक्रमण, ये पशु के शरीर के ऊपर जो संक्रमण करती है, उसे बोलते हैं टिकवरी। क्या बोलते हैं? टिक से ही बना है टिकवरी, टिक से ही बना है टिकवरी। ये माइट्स है। देखिए, इसका संक्रमण कहलाता है मेज। क्या बोला था? मेज। माइट्स, मेज इस माइट से ही बना है। हमेशा देखना, आपके जितने भी जो रोग है, चाहे वो जीवाणु जनित हो, विषाणु जनित हो, कोई भी हो, उसका जो वैक्सीन भी बनती है ना, ज्यादातर 90% देख लेना आप, जो वैक्सीन बनती है, क्या बनती है? वैक्सीन जो बनती है वो इस डिजीज के इंग्लिश नाम के ऊपर ही बनती है। इसलिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि आप जब भी याद करो ना, चाहे वो जीवाणु जनित हो, विषाणु जनित हो, किसी भी प्रकार के रोग याद करो, उसमें आप उसका इंग्लिश नाम जरूर याद रखें। इंग्लिश नाम जरूर याद रखें। कभी कभी क्या, वैक्सीन का नाम उसके इंग्लिश नाम से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो आपको दोनों काम जो है इजी में याद हो जाएंगे। तो एक तो ये फायदा है, वैक्सीन का नाम याद हो जाएगा ज्यादातर में। फिर देखिए, जैसे टिक्स इसके नाम के ऊपर है, माइट्स देखिए मेंज, फिर ये लाइस, तो इसका संक्रमण थोड़ा सा अलग है, पेड्यूक्यूलोसिस। क्या है? पेड्यूक्यूलोसिस, ये अलग है। फिर मक्खियों का जो संक्रमण है वो कहलाता है घाव। तो मक्खियों का संक्रमण फैलाने का कारण होता है घाव ही होता है। शरीर के ऊपर घाव होता है, उसके ऊपर मक्खी आके बैठती है और यहाँ से जो है वो लेकर इस दूसरे से फैलाती है। तो ये है घाव। इसको इस प्रकार से याद रखना है कि बाह्य परजीवी 4 प्रकार के होते हैं। छिपी कहां पर है? जू में है। इसको याद कैसे रखना? देखिए, इसको याद कैसे रखना? तो इसकी एक ट्रिक है। टिक में पड़े कुल घाव। देखिए, टिक से हो जाएगा टिकवरी। टिक से क्या हो जाएगा? टिकवरी। ये हो गया टिकवरी। मे से हो जाएगा साथियों मेंज। क्या हो जाएगा? मेंज। और पेडिकुल से हो जाएगा क्या? पेडिक्यूलोसिस। पेडिक्यूलोसिस। और घाव से घाव, घाव से घाव। बिल्कुल इजी ट्रिक है। टिक में पड़े कुल घाव। वैसे आपने देखा होगा, अपने मारवाड़ जो बेल्ट है हमारा ही जोधपुर डिवीजन, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब बाइक की अपन स्टार्ट करते हैं ना, उसमें किक होती है, किक मार के स्टार्ट करनी पड़ती है। आजकल तो सेल्फ आ गए हैं, लेकिन सेल्फ हो गए आज, पहले उसमें किक आती थी, तो किक मारते थे। तो किक को ही क्या बोलते हैं? अभी भी आती है किक, लेकिन ज्यादातर तो सेल्फ स्टार्ट हो गए हैं। इजी रहे, इंसान को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती आज के टाइम पे, इतना मशीनीकरण हो गया है। तो उसको किक नहीं बोलते, उसको बोलते हैं टिक। आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं? टिक। तो टिक मारनी है गाड़ी पे, क्या मारनी है? टिक मारनी है। तो टिक से याद रखना, टिक पड़े कुल घाव। और जब आप टिक मारोगे और टिक बाय द वे सही नहीं लगाई, तो फिर अपने पैर जो है वहां पे छिल जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसे जोर से टिक मारते ना, सही नहीं लगती तो बाइक के ऊपर अपना पैर लगता है और फिर अपने चोट लग जाती है। और चोट लग जाती है तो क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। क्या हो जाता है?
घाव हो जाता। तो अगर टिक सही नहीं मारी तो क्या हो जाएगा, टिक अगर सही नहीं मारी तो फिर घाव होने की संभावना रहेगी। तो टिक में पड़े, ये शरीर के ऊपर आपके जो घाव है किससे हुए, तो बोलो टिक से पड़े कुल घाव। टिक मारने से ही मेरे शरीर के ऊपर ये कुल जो घाव है ये पड़े हैं। तो टिक में पड़े कुल घाव, टिक से टिकवरी, में से मेंज, पड़े कुल से हो जाएगा पेडिक्यूलोसिस। देखिए पड़े में देखिए पैडी से पड़े, और ये जो क्यूलोसिस आ रहा है, इस क्यूलोसिस को याद रखने के लिए कुल याद रखना है, ठीक है। और घाव तो घाव है ही, बिल्कुल इजी है। तो चीपी जू में और टिक में पड़े कुल घाव, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इतना सारा यह याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस प्रश्न बेसिक प्रश्न ही बनेगा, परजीवी से इसमें डीप नहीं जाएगा प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर चलते हैं अपन आगे। ले लिया। आज वैसे बेसिक को बताने के लिए मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारा कुछ था वो स्लाइड में ही डाल दिया, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर आप लिखते हो फिर सब मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता किस में कौन सा किस में था। तो आज सब कुछ अपन ने अंदर ही ले लिया। पहले देख लिया अपन ने किस परजीवी और इसे अंत परजीवी, ठीक है। अंत परजीवी कहो, अंत परजीवी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बाह्य परजीवी कितने होते हैं, बाह्य परजीवी, बाहरी परजीवी कितने थे, बाहरी परजीवी थे साथियों, बाह्य परजीवी कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे मोटे। और ये अंत परजीवी कहो, आंतरिक परजीवी कहो, एक ही बात है। आंतरिक परजीवी कहो, ठीक है, एक ही बात है। तो इसके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। देखिए पर्णकर्मी, फीताकर्मी, गोलकर्मी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेमोटोड्स, सिस्टोटोड्स और निमेटोड्स। अब आप बोलो सर ये इंग्लिश नाम है ना, ये याद नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं तो कुछ भी याद नहीं करना है। आपको क्या याद रखना, देखिए इसके पीछे कर्मी लिख रहा है, इसके पीछे कर्मी और इसके पीछे भी कर्मी। तो वहां पे आपको पूछेगा कि पर्णकर्मी जो है एक बाह्य परजीवी, आंतरिक परजीवी, एक जीवाणु या एक विषाणु। तो आपको ध्यान रखना कि अगर कोई भी जो वर्ड दे रखा है उसके पीछे कर्मी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, कर्मी, तो वो आंतरिक परजीवी है। कैसा परजीवी है, आंतरिक परजीवी है, आंतरिक परजीवी है। हो गया याद, आपको ज्यादातर ऐसे ही मिलेगा। 99% यही होगा कि जिसके पीछे कर्मी लिख रखा है वो आंतरिक परजीवी है। क्या है, आंतरिक परजीवी। तो ये इसके 3। और इंग्लिश नाम में क्या है, देखिए तीनों के पीछे डॉट्स आ रहा है, डॉट्स डॉट्स डॉट्स। इस कर्मी को ही बोलते हैं डॉट्स, ठीक है। तो या तो आपको कर्मी याद रखना, बाय द वे इंग्लिश नाम दे देंगे तो आपको याद रखना है डॉट्स। मतलब डॉट्स वर्ड किसके पीछे लग रहा है, किसी शब्द के पीछे डॉट्स लग रहा है या फिर कर्मी लग रहा है, इसका मतलब वो आंतरिक परजीवी है। डॉट्स या कर्मी लगने पर वो क्या हो जाएगा, आंतरिक परजीवी। कर्मी और डॉट्स लगने पर क्या हो जाएगा, आंतरिक परजीवी। तो याद हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, कर्मी और डॉट्स इंग्लिश में। चले आगे। देखिए ये वैसे अपने बुक का ही है, दे रखा है, अच्छा खासा दे रखा है मैटर, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना साफ। देखिए इसमें दोनों मिक्स है, आंतरिक परजीवी और बाहरी परजीवी दोनों इसमें मिक्स ले रखा है। देखिए ये है रोग और परजीवी, कौन सा रोग होता है और किस परजीवी की वजह से होता है। तो ठीक है, यकृत कर्मी है जिसे लीवर फ्लूक बोलते हैं, ठीक है। तो कर्मी आ गया, क्या आ गया, कर्मी। तो कर्मी आ गया था, मतलब कौन सा परजीवी है ये, आंतरिक या बाहरी। अब आप बता सकते हो क्या हो जाएगा, ये आंतरिक। क्या हो जाएगा, आंतरिक। सब में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपका काम 99% यहां पर हो जाएगा कि कर्मी लिख रखा है या टॉर्च लिख रखा है, इसका मतलब आपका काम वहां पर आंतरिक परजीवी के रूप में हो जाएगा। देखिए अब है मध्यवर्ती परपोषी। अब मध्यवर्ती परपोषी क्या होता है, ये तो हो गया रोग और परजीवी। अब ये जो है ये किसके ऊपर निर्भर रहता है, इसके ऊपर निर्भर रहता है। तो ये हो गया परजीवी, इसके ऊपर निर्भर है। तो जो निर्भर रहता है उसे तो बोलते हैं परजीवी, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर निर्भर है। और जिस पशु के ऊपर ये निर्भर रहता है उसे बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं, परपोषी, मतलब दूसरों को पोषण देने वाला। ये पोषण ले रहा है, इससे ले रहा है, परजीवी हो गया। ये निर्भर है इसके ऊपर और ये इसको पोषण दे रहा है, तो ये हो गया परपोषी। ये दूसरों को दे रहा तो परपोषी। अब मध्यवर्ती परपोषी क्या होता है, तो ये बीमारी क्या होती है कि कभी कभी तो जैसे यकृत कर्मी है सीधा परपोषी, यानी कि गाय भैंस में पाई जाती है, उसमें बीमारी हो रखी है, आंतरिक और बाह्य परजीवी। कभी कभी क्या होता है, ये जो माध्यम होता है मिडिएटर का काम करता है, ये
इसके द्वारा जो है ये जो यकृत कृमि है, इसके द्वारा जो क्या होता है, जलीय घोंघा के द्वारा इन पशुओं में पाया जाता है। तो ये मध्यवर्ती परपोषी का काम करता है, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती परपोषी। कि ये जो परजीवी है ये इन गाय भैंस और भेड़ में किसके द्वारा पहुंचता है, तो ज्यादातर ये जलीय घोंघे के द्वारा ही इनमें पहुंचता है। तो जो काम परजीवी को जिस पशु के ऊपर भेजने का काम करता है, जैसे अपन ने पढ़ा था खूनी पैचीज में, पढ़ा था अपन ने कि वो मक्खी पड़ी थी, गौभक्षी मक्खी। तो मक्खी क्या करती थी, उसके ऊपर बैठती थी और उसी जो है परजीवी को दूसरे पशु में भेजती थी। यहाँ पे बैठ गई, यहाँ से वो लिया परजीवी और दूसरे पशु में बैठती, तो ये बीमारी यहाँ से वहां, तो माध्यम क्या हुआ, तो वहां पे मक्खी थी, तो वो मक्खी ही क्या हो गई, मध्यवर्ती परपोषी। आ गया समझ में यहाँ तक आपको। फिर है इसके प्रमुख लक्षण, क्या है प्रमुख लक्षण, तो देखिए भूख की कमी, कब्जियत तथा दस्त और घेंगा फूलना जो है इसके प्रमुख लक्षण है। इसमें ये यकृत कृमि होती है गाय भैंस भेड़ बकरी में होती है, ज्यादातर यही पशु रहेंगे, गाय भैंस भेड़ और बकरी। सर्रा रोग अपन ने पढ़ा था, ऊंट का सबसे मुख्य रोग सर्रा, वो भी एक परजीवी जनित रोग है, वो पढ़ा है, लेकिन आज वापस कंटिन्यू इसे देख लेंगे। देखिए अब इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, एक तो ये नाम याद रखना है, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, पर्पल ले ले पर्पल। एक तो आपको ये नाम याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है ये मध्यवर्ती परपोषी नहीं भी पूछेगा आपको, ठीक है, आपको याद रखना है ये परपोषी इसके ऊपर ये पाया जाता है, ये भी कोई नहीं गाय भैंस भेड़ बकरी। एक तो ये, और प्रश्न इसमें से बनेगा तो एक लक्षण में से वही बनेगा जो महत्वपूर्ण लक्षण है, और महत्वपूर्ण कौन सा लक्षण है इसमें कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और ज्यादातर प्रश्न बनेंगे इस उपचार से, क्योंकि अगर टफ प्रश्न बनाएगा ना पशु परिसर में, और कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए, मान लीजिए 100 प्रश्न आए, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ठीक होते हैं, मतलब कोई भी बच्चा कर लेता है, जिसकी तैयारी थोड़ी सी भी होती है वो कर लेता है, 30-35 तो सभी कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़े से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, जिसने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी वो कर सकता है, लेकिन लास्ट में 15 से 10 12 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के, मैं मानता हूं कि अच्छे प्रश्न वो देता है, जहां आपकी गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जिसकी अच्छी तैयारी होती है उनको भी अटेम्प्ट करके सही कर सकता है। तो अगर इस पशु परिसर में एनिमल अटेंडेंट में अगर आपको कहीं अच्छा प्रश्न, वो हार्ड प्रश्न अगर दे सकता है, तो वो उपचार में दे सकता है। किसमें दे सकता है, उपचार में, या फिर टीकाकरण में, जो वैक्सीन है, जो दवाई का नाम है उसमें, क्योंकि ये थोड़े से क्लिष्ट नाम है, तो उपचार में कंफ्यूजन हो सकता है। उपचार वाले प्रश्न सही कर दिए, इसका मतलब आप दूसरों से जो है, एक प्रश्न अगर आपका सही है जो टफ क्वेश्चन है, तो आप हजारों जो संख्या में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको ध्यान से अपने को देखना है। देखिए ऑक्सीक्लोनाइज्ड 10 से 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से देते हैं। 1 किलो वजन है तो 10 से 15 मिलीग्राम, 2 किलो है तो इसका डबल कर दीजिए, 20 कर दीजिए। और एक इसमें देते हैं हेक्साक्लोराइन 300 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार, और रूपो क्लासिनाइड ये भी इसमें देते हैं। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए बिल्कुल इजी है। इसको कैसे याद करना, देखिए O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है क्लीन, रूप में, इजी है, ऑक्सीजन है क्लीन रूप में। मगर अपन कौन सी गैस लेते हैं, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं O2 लेते हैं, ठीक है, और निकालते CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो O2 लेते हैं ऑक्सीजन। तो अपन कौन सी गैस लेंगे, अच्छी वाली गैस ही तो लेंगे, खराब नहीं लेगा इंसान। तो O2 लेते हैं, तो O2 गैस कैसी है, क्लीन है, साफ है, इसीलिए अपन ले रहे हैं। तो O2 से याद रखना आपको ऑक्सीजन, ये तो याद रख लोगे ना, क्या लिखो ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है क्लीन रूप पे। तो ऑक्सीजन अगर आप बंद कमरे में हो तो वहां आपको ज्यादा अच्छी तरह से मिलेगी, या फिर आप कहीं खुले में छत पे रूप पे खड़े हो, तो अपन जब रूप में होंगे तो ऑब्वियसली बात है हवा ज्यादा चलेगी, दीवारें वीवार नहीं होती है, तो वहां अपने को जो है ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, शुद्ध मिलती है। तो ऑक्सीजन है क्लीन रूप में, बोले रूम में तो आप बैठोगे तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलेगी, चारों तरफ क्या होगा, सफोकेशन होता है, पूरा रूम पैक है। तो ऑक्सीजन लेनी है तो रूप पे चले जाओ। देखिए अब ऑक्सीजन, तो ये हो गया, ऑक्सी से याद रखना है ऑक्सीजन, और क्लोजाई से याद रखना है क्या, क्लीन, क्लोजा से याद रखना है क्लीन। तो ऑक्सीजन है, सॉरी, ये ऑक्सीजन से याद रखना है ये ऑक्सीक्लोजाइड, ठीक है, ऑक्सीजन से क्या याद रखना है, ऑक्सीक्लोजानाइड।
ऑक्सीक्लोरोनाइड, इससे याद हो जाएगा। फिर है क्लीन, क्या है क्लीन, तो ये देखिए है आ रहा है से सीधा है याद रखना है। और ये देखिए क्लोरो से याद रखना है क्लीन, क्या याद रखना है क्लीन। रूप है तो रूप से याद रखना है ये रूपोक्सानाइड, क्या याद है रूपोक्सानाइड। अब ये नाइड भी पूरा याद नहीं हो तो इस प्रकार से याद O2 है क्लीन, रूप साइड में, क्या है रूप साइड में, रूप साइड जाओगे तो आपको ऑक्सीजन जो है वो अच्छी मिलेगी, रूप साइड में, रूप साइड में। तो देखिए रूप साइड, रूप से हो जाएगा रूप और साइड से क्या हो जाएगा ये नाइड, साइड नाइड, साइड और नाइड एक जैसे शब्द आ रहे हैं तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। और इससे भी याद नहीं रहे कि ये तो नहीं याद ऑक्सीजन है क्लीन, तो आपको सीधा याद रखना है ये नाइड वर्ड। कौन सा वर्ड याद रखना है, नाइड, नाइड। क्लीन है नाइड, ये तो इजी है, ये तो याद हो जाएगा, क्लीन है नाइड। अब क्लीन से याद क्या रखना है, क्लीन से याद रखना है हेक्सा क्लोरोईएन, हेक्सा क्लोरोईएन। तो क्लीन आ रहा है बीच में, क्लोरो से याद रखना क्लीन। और ये आ रहा है, ठीक है, तो हेक्सा, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, रुको एक मिनट। है क्लीन नाइड, तो इससे याद हो जाएगा, देखिए है से हेक्सा और क्लीन से याद रखना क्लोरा, और ये नाइड है तो इसका मतलब इसके पीछे भी नाइड लिख रखा है, इसके पीछे भी नाइड लिख सकता है क्लीन नाइड याद रख सकते हो। या फिर ये इजी है, ज्यादा कोई टिपिकल ये है नहीं, और इससे आराम से आपको याद हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो है वो रूप साइड में ज्यादा मिलेगी। तो ऑक्सीजन क्लीन है कहां पर, रूप साइड में, तो ऑक्सीजन से हो जाएगा ऑक्सोक्लोरोनाइड, क्लीन से हो जाएगा हेक्साक्लोराइड, है से हो जाएगा हेक्सा, क्लीन से हो जाएगा क्लोरोईएन, और रूप साइड है तो रूप साइड से हो जाएगा रूपोक्सानाइड। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। फिर है देखिए छेरा रोग, कौन सा है छेरा रोग, इसे ही बोलते हैं एम्पीस्टोमियोसिस, एम्पीस्टोमियोसिस। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी बीमारी के आगे जो परजीवी जनित रोग है उसके आगे आपको सिस मिल जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है सिस, जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्मी है, इसका मतलब 99% चांस है कि वो आंतरिक परजीवी है, आंतरिक है। अब सिस मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि ये बाहरी परजीवी है। कौन सा है, बाहरी परजीवी है, कौन सा है, बाहरी परजीवी है, बाहरी परजीवी। तो चेहरा रोग एम्पिस्टोमियोसिस, सिस आ गया मतलब ये हो गया अपना बाहरी परजीवी, क्या सा हो गया बाहरी परजीवी। इसका भी देखिए मध्यपोषी जलीय घोंगा, इसको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय भैंस भेड़ बकरी वही प्रमुख लक्षण देखिए, भूख की कमी, चेहरा दस व घोंगा घेंगा फूलना, देखिए दोनों में सेम है। परजीवी जनित जितने भी लक्षण है ना, ये लक्षण इसमें आप देख लेना, 3 लक्षण तो लगभग सब में सेम ही है। पहला तो क्या हो जाएगा, शरीर में कमजोरी, अब जब बीमार होगा पशु तो कमजोरी तो होनी है। दूसरी, उसे दस्त लगेंगे, ये 2 पॉइंट, और एक खून की कमी, ये 3 पॉइंट एक लेना। लगभग आपको 10 पढ़ोगे ना तो 7 या 8 में मिलेगी आपको, ये 3 पॉइंट तो इस लक्षणों में शामिल है। ऐसे पूछेगा भी नहीं वो, ठीक है, लक्षण हमेशा वही पूछेगा जो अलग दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पूछेगा। ये कि इसमें भी है उपरोक्त, मतलब ये कि ये उपरोक्त मतलब ऊपर लिखे हुए। तो ऑक्सीजन क्लीन है रूप साइड, तो इसे याद हो जाएगा ऑक्सीक्लोजाइड, और फिर हेक्सा क्लोरोईएन, और रूप साइड तो रूप से हो जाएगा रूपोक्सानाइड। इस प्रकार से तीनों याद हो जाएंगे, दोनों में सेम है। फिर देखिए कर्मी रोग, गोल कर्मी, यहाँ पे कॉमा है, फीता कर्मी आदि। तो कर्मी आ गया मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया आंतरिक परजीवी। कौन सा हो गया, आंतरिक परजीवी, आंतरिक हो गया ये आंतरिक परजीवी हो गया। कर्मी आ गया शब्द यहाँ पर, और इंग्लिश में होता तो टोड्स आता, क्या होता, तो यहाँ पर वर्ड आता टोड्स, ठीक है। तो देखिए पालतू पशु जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा सूकर और मुर्गी में भी ये फैलता है, ठीक है। इसमें सूकर मतलब सूअर और मुर्गी को भी इसमें ले रखा है, घोड़ा भी ले रखा है। इसमें देखिए ज्यादा कुछ लक्षण है नहीं। तो देखिए इसमें दवाई देखिए, पिपराजिन कंपाउंड 66 मिलीग्राम प्रति किलो, 1 किलो शरीर भार के हिसाब से इतने देते हैं, जितना शरीर भार होगा उसके हिसाब से इसको गुणा करके उसमें दे देंगे। शारीरिक वजन लेवामिसोल 7.5 है, ये 75 नहीं है, ये 7.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से देंगे शारीरिक वजन के हिसाब से। मोरेंटल टार्टरेट 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से ये दवाई
देते हैं। इंपॉर्टेंट ये उपचार ही रहेगा, प्रश्न इसी में से बनेगा। इसको कैसे याद रखना, देखिए पिपराजिन कंपाउंड पिपराजिन कंपाउंड है, कोई कंपाउंडर होता है ना, हॉस्पिटल में कंपाउंडर होता है, ठीक है, पशुओं में क्या होता है, वेटरनरी कंपाउंडर। तो देखिए पिपराजिन कंपाउंड जो है वो लेवे, क्या लेवे, मेंटल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर जो है वो कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है कि पिपराजिन कंपाउंड है वो लेता है, क्या लेता है, मेंटल टॉर्चर ले रहा है। मेंटल टॉर्चर वैसे करना होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है लेना, लेकिन याद रखने के पर्पज से आपको याद रखना है कि मेंटल टॉर्चर। तो देखिए पिपराजिन कंपाउंड, पिपराजिन कंपाउंड ये नाम पूरा याद हो जाएगा, पिपराजिन कंपाउंड बिल्कुल इजी नाम है, पिपराजिन कंपाउंड। लेवे, लेवे से याद रखना आपको लीवामिसॉल, लेवा, लेवा यानी लेवे, लेवा और लेवे, ठीक है, लेवा मिसॉल। और फिर मेंटल टॉर्चर से याद रखना है आपको, देखिए मोरेंटल टार्टर रेट, मोरेंटल टार्टर रेट, मोरेंटल टार्टर रेट मतलब मेंटल टॉर्चर। देखिए दोनों का जो एक तरह से अपन बोलते हैं कि प्रोनाउंसिएशन जो है या जो ध्वनि जो है वो एक दूसरे से मिल रही है, मोरेंटल टार्टरेट, मोरेंटल, मेंटल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, मोरेंटल टार्टर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, 7.5 ग्राम दे रहे हैं, 2 ग्राम दे रहे हैं, इसका प्रश्न नहीं बनेगा, अभी तक तो बना नहीं है। तो इस प्रकार से पेपराजिन कंपाउंड है वो लेता है, क्या लेता है, मेंटल टॉर्चर। इस प्रकार से याद, आपको कोई दूसरे तरीके से याद होता वैसे भी रखना है। आप समझ रहे हो कि इतने सबको मैं रट के याद कर लूंगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी दे रखी है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर है हुक कर्मी, कर्मी आ रहा है ये भी कर्मी, और मैंने बता दिया कि शीश आएगा तो वो कर्मी आएगा तो आंतरिक, ठीक है, ये कुत्ते में ज्यादा होता है। इस प्रकार से याद रख सकते हो, हुक कर्मी किस में होता है, कुत्ते में, कुत्ते की बीमारी ज्यादा आई नहीं है, तो ये एक रेबीज होती है सबसे महत्वपूर्ण, और हुक कर्मी। देखिए कमजोरी होती है, कमजोरी होती है, देखिए अल्पता, खून, खून कम होता है, और मिला हुआ आता है मल, ये 3 तो लक्षण सब में ही है, दस्त लगेगी, खून की कमी और शारीरिक कमजोरी, ये 3 पॉइंट तो है। इस प्रकार से प्रश्न वैसे बनते भी नहीं है। उपचार है टेट्रामिसोल 10 से 20 मिलीग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से दर से खिलाते हैं। मेबेंडा जेल 40 से 50 मिलीग्राम प्रति ग्राम शारीरिक वजन की दर से खिलाने हैं। मेबेंडा जेल के साथ में एक और देते हैं, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल देते हैं, एक होते हैं फेनबेंडाजोल, फेनबेंडाजोल। ये जो एल्बेंडाजोल जो दवाई है साथियों, ये जो ज्ञाबित जो पशु होते हैं, जो मादा होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी, जिसे बच्चा होने वाला जो गर्भित है, उसे ये एल्बेंडाजोल जो दवाई है परजीवी के लिए दी जाती है, स्पेशली पेट के कीड़ों को मारने के लिए दी जाती है। आप में से अगर कोई टीचर होगा आसपास तो देखा हो, अपने स्कूलों में बच्चों को भी देते हैं एल्बेंडाजोल की टैबलेट। ये पानी के साथ नहीं देते, चुएबल टैबलेट होती है, मुंह में रखते हैं और चुआ करना पड़ता है, चबाते हैं धीरे धीरे, पेट के जो कीड़े होते हैं मर जाते हैं, एल्बेंडाजोल। तो ये जो गैबित जो बकरी क्या है, गैबित जो मादा होती है उसे नहीं देते हैं। अगर कोई पशु गैबित है तो फिर परजीवी मारने के लिए दूसरी दवाई देते हैं, तो ये देते हैं फेनबेंडाजोल। कौन से देते हैं, फेनबेंडाजोल। ये एक अलग से पॉइंट है, इसलिए आप याद रख सकते हैं, ये गैबित को नहीं देते हैं, गैबिन मादा को नहीं, जबकि ये दे सकते हैं, इसकी जगह पर ये देंगे, गैबिन है तो ठीक है। तो मेबेंडा जेल, एल्बेंडा जो, इसकी जगह पे जेला की जगह पे आप जॉल याद रखना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, मेबेंडा जॉल, एबेंडाजोल और फेनबेंडाजोल, इस प्रकार से तीनों याद रख लेना। झोल, अब देखिए तीनों के पीछे क्या आ रहा है, झोल झोल झोल, और इसके पीछे आ रहा है सोल। तो देखिए पीछे आ रहा है झोल और आगे आ रहा है सोल, क्या आ रहा है, सोल। ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, ये आपको यहां नहीं दिखेगा, तो मैं इसको क्या पर लिखूं,
इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख दूं तीर करके। देखिए जोल आ रहा है और एक आ रहा है सोल। क्या आ रहा है? जोल और सोल। वैसे आपने देखा होगा, ये मुझे नहीं सही लगता कि सही है ये गलत, लेकिन देखिए कि जोल कर दिया उसने उसका। बोलते ना अपन, क्या कर दिया? जोल। मतलब कोई भी अपन काम करते हैं कि ये तो जोल का माल है, मतलब चोरी का माल है, ऐसे ही मजाक में बोलते हैं लोग। चोरी का मतलब झोल का है। और जब कोई झोल का सामान लेकर आता है, किसका सामान? झोल का, मतलब चोरी का। और झोल का सामान लेकर आओगे तो आपकी जो सोल है, जो आग, वो हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाती है। भले इंसान कैसा भी गलत करेगा ना, किसी को भी नहीं पता, लेकिन अंदर के अंदर उसके एक भय हमेशा रहता है साथियों, हमेशा भय रहता है। सोल जो है, आत्मा जो है, उसमें जो है हमेशा उसका गिल्टी महसूस होती है। कोई गलत करते ना, पहले नहीं बता सकते, लेकिन अपने को भी अंदर से अंदर बहुत गिल्टी महसूस होता है। तो झोल करोगे तो सोल को जो है गिल्टी फील होगा। जोल सोल, सोल यानी आत्मा होता है, SOUL, सोल यानी आत्मा। तो झोल करोगे तो सोल जो है वो दुखी हो जाएगी। तो पीछे झोल आ जाए और पीछे सोल आ जाए, तो इसका मतलब ये हुक कर्मी की दवाई है। हुक कर्मी क्या है? जोल सोल है। क्या है? जोल और सोल है। पीछे जोल, आगे पीछे दोनों में सोल, जोल और सोल। टेट्रामिसोल। कौन सा सोल? टेट्रामिसोल। टेट्रा से 13 भी याद रख सकते हैं। टेट्रा यानी 13, जोल, ठीक है ना, 13 सोल, जोल सोल। हो गया याद? चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए ये हुक कर्मी वापस आ गया। ये फीता कर्मी, ये अपन ने कर लिया फीता कर्मी, ठीक है, कर्मी। और ये फीता कर्मी अपन ने पढ़ लिया, हुक कर्मी भी अपन ने पढ़ लिया। ये क्या हुआ है? ये दोनों जो स्लाइड है, ये दोनों ऊपर वाली, ये पीछे वाली की वापस यहाँ पर रिपीट हो गई है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। ये पढ़ा अपन ने, अभी पढ़ा ये सारा, ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। देखिए यही जोल सोल, जोल, यहाँ पे एबेंडाजोल भी लिख सकते हैं और फैनबेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो है वो गर्भित पशु को, मादा को नहीं देंगे, ठीक है, उसकी जगह पे अपन फैनबेंडाजोल देंगे। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, ये अपन ने पढ़ लिया है, उसी स्लाइड का है ये, ठीक है। यहां से देखिए कॉक्सीडियोसिस। अब बताइए कि ये नाम आपने कहां सुना है? कॉक्सीडियोसिस, ये डिजीज अपन ने पढ़ रखी है। कॉक्सीडियोसिस का मतलब होता है साथियों, देखते हो आपने पढ़ा होगा, अब आपको समझ में आ जाएगा, खूनी पैचिस। पढ़ रखा है खूनी पैचिस? अब बोलोगे सर पढ़ रखा है, लेकिन कॉक्सीडियोसिस नाम याद नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इंग्लिश नाम आपको याद करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। जब वैक्सीन को याद करोगे तो भी याद रखने पड़ेंगे। तो कॉक्सीडियोसिस, इसे खूनी पैचिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जब खूनी पैचिस ज्यादातर किसमें होती है? मुर्गियों में होती है। ये जो बीमारी है ये सर्वाधिक किसमें होती है? मुर्गी में होती है। किसमें होती है? मुर्गी या मुर्गी में होती है, पक्षियों में होती है। इसमें क्या होता है कि एक तो शरीर पीला पड़ जाता है, दस्त लगती है। दस्त में क्या निकलती है? खून निकलता है। तो खून शरीर से बाहर निकलेगा दस्त में, तो शरीर में कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी, शरीर पीला पड़ जाता है और शरीर और पैर पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य विशेषता है। हाथ में देखिए सूजन आ जाती है, उसमें पीला, हरा और लाल रंग का लिक्विड भर जाता है। ये अपने पढ़ रखा है वैसे, ठीक है। तो खूनी पैचिस, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर और मुर्गी, सर्वाधिक ये मुर्गी में होती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। परजीवी, कॉक्सीडियोसिस किसका परजीवी जनक रोग है? तो स्पेशल मुर्गा आ जाए तो मुर्गे को याद रखना, ठीक है। भूख नहीं है, भूख है, भूख की कमी, चेहरा, खूनी दस्त। इसमें यही होता है, खूनी दस्त निकलती है, इसीलिए इसको खूनी पैचिस नाम दिया गया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉक्सीडियोसिस। एक आपने पढ़ी थी, इसकी जो दवाई होती है उसको बोलते हैं कॉक्सीडियोस्टेट। क्या बोलता है? कॉक्सीडियोस्टेट। और कॉक्सीडियोस्टेट की कौन कौन सी दवाई है वो भी अपने ट्रिक में याद की थी। सबाडाई, बिकॉज ऑफ, कारण एस्प्रेल। सबाडाई बिकॉज ऑफ एस्प्रेल, के सबा मर गई, किसके कारण मरी? बोले एस्प्रेल की वजह से। तो वो ट्रिक भी आपको याद रखनी है। देखिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी को अम्प्रोलियम 20 से 40 मिलीग्राम प्रति किलो वजन से 4 से 5 दिन तक मुर्गियों को, ठीक है, दिनों तक मुर्गियों को इसमें देते हैं सल्फाडाइमिडिन। कौन से देते हैं? सल्फाडाइमिडिन 0.2 या फिर सल्फा कवलीनॉक्सिलिन 0.5 से 7 दिनों तक। ये तो अन्य पशुओं में देते हैं, ये वाली अन्य पशुओं में देते हैं, ये तो देते हैं अन्य पशुओं में, ठीक है। ये तो देते हैं दूसरे पशुओं में, गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में। मुर्गियों में देते हैं सल्फाडाइमिडिन। अब देखिए कि अगर खूनी पैचिस हो रखी है या कॉक्सीडियोसिस हो रखी है तो उसमें जो दवाई देते हैं, तो अन्य पशुओं में देते हैं अप्रैल। कौन से देते हैं? अप्रैल। अप्रैल तो याद हो जाएगा, महीना है अप्रैल। कौन से देते हैं? अप्रैल।
अप्रैल महीना है तो अप्रैल से याद हो जाएगा अम्प्रोलियम, अप्रैल यानी अम्प्रोलियम, तो गाय भैंस भेड़ बकरी में अम्प्रोलियम अप्रैल। और देखिए, और सर्वाधिक जो खूनी पैसेज है ये सर्वाधिक किसमें होती है? मुर्गी में। और सर्वाधिक इसमें मृत्यु दर भी किसकी होती है? तो मुर्गियों की इसमें सर्वाधिक मृत्यु दर भी होती है। मुख्य बीमारी होती है ये मुर्गियों की, एक तो रानीखेत होती है जिसे रेंडरपेस्ट बोलते हैं, एक होती है खूनी पैचेज, ये दोनों याद रखना। मुर्गियों को इसमें सल्फा डाई, और मुर्गियों में सर्वाधिक खूनी पैचेज होती है, इससे मुर्गियां मरती भी ज्यादा है। सर्वाधिक रानीखेत भी होती है, ठीक है, लेकिन ये भी ज्यादा होती है। तो खूनी पैचेज, इससे मुर्गियां क्या होती है? डाई, डाई देखिए ये बीच में क्या आ रहा है? डाई, तो इसमें मुर्गियां क्या होती है? मर जाती है, मर जाती है। और भी इसका एक कारण है, इसको कैसे याद रखना है? तो इसमें तो अप्रैल, अप्रैल से अम्प्रोलियम, अन्य पशुओं में इसको कैसे याद रखना है? देखिए मुर्गियों में याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। पेन चेंज करते हैं, रेड लेते हैं एक बार। इसमें आपको याद रखना है सल्फा, क्या याद रखना है? सल्फा इन, सल्फा इन, सल्फा इन, सल्फा इन। तो मुर्गियों में खूनी पैसेज हो जाए, कौन सी दवाई देंगे? सल्फा इन। कौन सी देंगे? सल्फा इन, सल्फा। तो ये आगे आगे सल्फा, और डीन है तो डीन में क्या आ रहा है? इन आ रहा है, क्या आ रहा है? इन। ये आ गया सल्फा, पीछे लीन आ रहा है, लीन में भी क्या आ रहा है? इन आ रहा है, क्या आ रहा है? इन आ रहा है। तो सल्फा इन, सल्फा इन मतलब मुर्गियों में। इसमें जो दवाई दी जाती है उस सबको बोलते हैं कॉक्सीडियोस्टेट, ठीक है, उसकी ट्रिक भी अपन ने पढ़ रखी है, तो इस प्रकार से याद रखना है। थैलेरियोसिस, इसमें भी देखिए सिस आ रहा है पीछे, तो बताइए आंतरिक या बाहरी परजीवी? कर्मी आता है मतलब आंतरिक है ज्यादा, तो सिस आता ही बाहरी परजीवी। ये अप्रैल नहीं है, ये यहाँ पर अप्रैल नहीं है। अप्रैल कभी कोई किसी बीमारी को फैलाने में महीना थोड़ी जिम्मेदार होता है। इसका अप्रैल की जगह पे यहाँ पे कर देना अठेला, क्या कर देना? अठेला, अठेला होगा यहाँ पे, ठीक है, अठेला। और चमोकन, टिक्स, छोटे छोटे जीव होते हैं टिक्स, उसके द्वारा ये इन पशुओं में फैलता है। ये जो है इसके द्वारा इसमें फैलता है। तो ये तो हो गया परपोषी, क्योंकि ये इसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। और ये जो है इनको पोषण दे रही, ये होगी परपोषी, ठीक है। और ये हो गए मध्यवर्ती परपोषी, इसके द्वारा इसमें जा रहा है, ठीक है। ये संकर नस्लों में और उन्नत नस्ल की गाय में होता है। संकर नस्लें वो होती है जो दो गायों के संकर के द्वारा जो गाय उत्पन्न की जाती है उसको बोलते हैं संकर। और उन्नत नस्ल की जो गाय होती है उसमें ये बीमारी ज्यादा होती है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि संकर नस्ल या उन्नत नस्ल की गाय में होने वाला परजीवी रोग है तो थैलेरियोसिस, थैलेरियोसिस हो जाएगा याद। अब थैलेरियोसिस को कैसे याद रखना? थन, थैल से थन। अब थन किस में होते हैं? तो गाय और भैंस में होते हैं। तो गाय भैंस में से अपन जब भी बोलते हैं तो पहले कौन सा नाम आता है? गाय आता है, भैंस नहीं आता। भैंस गाय, गाय भैंस होता है। तो थन किसके होता है? तो पहले नाम आ गया गाय का, तो गाय में ही होता है थैलेरियोसिस, ठीक है। हो गया समझ में? इसमें तेज बुखार होता है 108 डिग्री, कोई याद नहीं रखना है। लिम्फ ग्रंथियों में, लिम्फ ग्रंथियों में सूजन आती है, रक्त का इसमें कमी होती है, गर्भपात और खूनी दस्त होता है। लिम्फ ग्रंथियों में सूजन, ये याद रखना ना, इसमें इंपॉर्टेंट है। अलग है, जो भी अलग है वो इंपॉर्टेंट है। लिम्फ ग्रंथियों में सूजन, लिम्फ ग्रंथि अपने भी होती है, लिम्फ नोड्स बोलते हैं। गले में यहाँ से शुरू होती है, ये लिम्फ नोड्स होते हैं, ये चेस्ट के इधर, ठीक है। छोटी छोटी चैन की चैन होती है जो अपन पहनते हैं, गार्लेंस माला वाला पहनते हैं सोने की, उसकी तरीके से होती है लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सी दवाई देते हैं? टेट्रासाइक्लिन 10 मिलीग्राम प्रति किलो शारीरिक वजन, ब्यूटालैक्स, बुपारक्विन 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मांस में सुई द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो ये दवाई देते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए इसको याद ऐसे रखना है, देखिए थैलेस की ट्राईसाइकिल, थैलेस की ट्राईसाइकिल ब्यूटीफुल है। थैलेस की ट्राईसाइकिल कैसी है? ब्यूटीफुल है। बोलो थैलेस जो है उसकी जो ट्राईसाइकिल है वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। थैलेस की जो ट्राईसाइकिल है वो ट्राईसाइकिल कैसी है? ब्यूटीफुल है, मतलब सुंदर है। थैलेस से हो जाएगा थैलेरियोसिस, ट्राईसाइकिल से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन, क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन। और ब्यूटीफुल से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल से हो जाएगा ब्यूटालैक्स, क्या हो जाएगा? ब्यूटालैक्स। बिल्कुल इजी में कि थैलेस जो है उसकी जो ट्राईसाइकिल जो है वो ब्यूटीफुल है। ट्राईसाइकिल होती है जो विकलांग, जो दिव्यांग होते हैं उनको कैरी करने के लिए 3 पहिए की साइकिल होती है। तो ट्राईसाइक्लिन, तो ट्राईसाइकिल, ब्यूटालैक्स, ब्यूटीफुल। इजी है, याद हो जाएगा। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार।
कितने पेज है अभी, ये लास्ट है ना। देखिए, रोग परजीवी मध्यवर्ती, ये सब आपको समझ में आ गया। परपोषी, बेबेसियोसिस, इसमें भी सिस आ रहा है, उसमें थैलेसियोसिस आ रहा था, गाय में होने वाला तो थन से थैलेसियोसिस, ये बेबेसियोसिस। अठेला, उसमें भी अठेला था और चमोकन था, ये दोनों में सेम है। परपोषी गाय, घोड़ा, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब में है। और वहां पे क्या था, संकर और उन्नत गाय। तेज बुखार 106 डिग्री, वहां पे 108 डिग्री था। लाल पेशाब आता है, ब्लड आता है। रक्त अल्पता, जब पेशाब में या मल में जब खून आता है तो खून की कमी होनी ही है, ठीक है। बैरेनिल, ये बैरेनिल जो दवा है, ये एक रोग में और देते हैं, सर्रा रोग। ऊंट का जो रोग है सर्रा रोग, उसमें भी ये बैरेनिल दवा देते हैं, सर्रा में भी देते हैं। बैरेनिल 2 से लेकर 3.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से देते हैं। और ट्रिप्ना, ट्रिप्ना ब्लू क्या है, ट्रिप्ना ब्लू 1% घोल। कुत्ते में जो है वो 5 से लेकर 10 सीसी एवं गाय में 50 से 100 सीसी सुई द्वारा खून में, ठीक है, सुई द्वारा खून में देते हैं ये। गाय में 50 से 100 सीसी और कुत्ते में 5 से 10 सीसी सुई में देते हैं। कौन सी दवाई देते हैं, बैरेनिल और ट्रिप्ना ब्लू। आपने देखा होगा, आपने एनसीईआरटी की अगर बुक पढ़ी होगी कंपटीशन में, तो क्या 7th या 8th में वो पार्ट है नील की खेती वाला। नील के पहले जो है नील की खेती किया करते थे। उसमें क्या है देखिए, कि नील जो होती है ना, नील की खेती, पहले कपड़ों को रंगने के लिए क्या, कि अब तो नए नए कलर हैं, पहले कलर नहीं थे, तो नील की खेती करते थे। इससे क्या, कपड़ों को रंगाई करते थे। और इंडिया की जो नील थी वो सबसे ज्यादा अच्छी थी, इसको विदेशों में बेचा जाता था, यूरोप महादेशों में। तो नील जो है वो ज्यादातर ब्लू कलर की होती थी। कैसी होती थी, ब्लू। तो नील कैसी है, तो ब्लू है। कैसी है, ब्लू। नील कैसी है, ब्लू है। नील कैसी है, ब्लू है। तो नील से याद रखना बैरेनिल, नील से याद रखना बैरेनिल। और कैसी है, टिप्ना ब्लू। टिप्ना ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है लेकिन ब्लू ही है वो, ठीक है। नील ब्लू है। नील कैसी है, बोले नील ब्लू है, तो बैरेनिल। ठीक है। नील ब्लू है। और इसको ऐसे भी याद रखना, देखिए, बे से बेबेसियोसिस और बे से बैरेनिल। बे से बेबेसियोसिस, बे से बैरेनिल। बे से बेबेसियोसिस, बे से ही बैरेनिल। और टिप्ना ब्लू। इसको ऐसे याद रखते हैं, बेबी नील जो है वो ब्लू है, बेबी नील ब्लू। बेबी से हो जाएगा बेबेसियोसिस, बेबेसियोसिस बैरेनिल, और ब्लू से हो जाएगा टिप्ना ब्लू। टिप्ना ब्लू एकमात्र दवाई है जिसके आगे पीछे ब्लू लगता है, वो टिप्ना, टिप्ना ब्लू है। तो ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। फिर है अपना ट्रिप्नोसोमियासिस। ट्रिप्नोसोमियासिस आ रहा है, ये वापस देखिए सर्रा रोग, ये ऊट वाला वही। इसमें बैरेनिल भी देते हैं, ठीक है, वो अलग से देखेंगे सर्रा में बैरेनिल। ये वैसे अपन ने पढ़ रखा है सर्रा रोग। सी सारा मतलब ये बाहरी परजीवी। देखिए, रक्त सूचक मक्खी, रक्त सूचक मक्खी भी एक गौबक्स मक्खी थी। कौन सी थी, गौबक्स मक्खी, ये भी थी। गौबक्स मक्खी ये भी थी उसमें। अब ये गौबक्स मक्खी, इसकी खोज की थी जी इवान ने। जी इवान, ये अपन ने पढ़ रखा है। जी इवान ये पढ़ रखा है अपने, जी इवान। गौबक्स मक्खी और रक्त सूचक मक्खी, ये मध्यवर्ती, ये इसके द्वारा इनमें जाता, ठीक है। देखिए, मनुष्य, गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा और ऊंट, यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना, ये याद रखना ज्यादातर। ऊंट, सर्रा किसकी बीमारी है, ऊंट की, जिसे टिप्नोसोमियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिप्नोसोमियासिस। जिसको मैंने याद करवाया था, ट्रिप निकालते हैं जब अपन घूमने जाएंगे पश्चिमी राजस्थान में, तो अपन ट्रिप ट्रिप प्लान करेंगे। जब पश्चिमी राजस्थान का ट्रिप प्लान करेंगे तो वो अधूरा है। कब तक अधूरा है, जब तक आप ऊंट की सवारी नहीं करोगे। तो आपका ट्रिप अधूरा है जब तक ऊंट की सवारी नहीं करोगे। तो ट्रिप अधूरा है, ट्रिप अधूरा है, ट्रिप अधूरा है। क्यों अधूरा, क्योंकि आपने जो है ऊंट की सवारी नहीं की। तो ट्रिप से याद रखना ना, ट्रिप्नोमियोसिस। ट्रिप्नोमियोसिस आ रहा है मतलब ट्रिप याद रखना है, वो ऊंट से संबंधित बीमारी है। तेज बुखार होता है, भूख की कमी, रुक रुक कर पेशाब करना, चक्कर आना, ये कुछ भी याद रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बैरेनिल, वही दवाई देखिए, बैरेनिल यहाँ पर आ गई सर्रे में। 3.5 मिलीग्राम प्रति किलो शारीरिक वजन द्वारा सुई द्वारा, ये इंपोर्टेंट दवाई है, मुख्य बीमारी में यही दी जाती है सर्रे में। एंटीसाइड प्रोसाल्ट 7.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार सलाइन जल में घोल बनाकर चमड़े के नीचे सुई द्वारा इसे दी जाती है।
इसको कैसे याद रखना, देखिए नील साइड कर सॉल्ट, नील साइड कर सॉल्ट। नील लड़का है तो नील से बैरेनिल, नील से बैरेनिल। साइड कर तो साइड से याद रखना आपको एंट्री साइड, क्या है एंट्री साइड, साइड से एंट्री साइड। साइड कर ये साइलेंट रहेगा। और सॉल्ट से याद रखना आपको प्रोसाल्ट, क्या रखना प्रोसाल्ट। तो नील है उसको बोला गया नील साइड कर सॉल्ट, नमक पड़ा है उसे साइड कर, तो नील साइड कर सॉल्ट, इस प्रकार से इसे याद रखना है। फिर है अठेल और चमोकन, जो अभी यहाँ पर आ रहा था मध्यवर्ती में, अब वो आगे यहाँ पर रोग परजीवी में अठेल और चमोकन, इसे अठेला भी बोलते हैं। अठेल की जगह पे अठेला भी आ सकता है, अठेला भी आ सकता है। सभी पालतू पशु और पक्षियों में होता है, सभी पालतू पशु और पक्षियों में। ये इंपॉर्टेंट रह सकता है कि निम्न में से कौन सा परजीवी जो है वो सभी पालतू पशु और पक्षियों में भी होता है। तो अठेला और चमोकन, अठेला और चमोकन, खून की कमी, खुजली, बाल झड़ना और अस्थिरता इसके मुख्य लक्षण हैं। पशुशाला के फर्श एवं दीवारों को कीटनाशी दवा के जलीय घोल से धोना चाहिए। पशुओं पर साइपरमेथ्रिन एवं फेनवेलरेट, फेनवेलरेट का 0.033% जलीय घोल या मेलाथियान, मेलाथियान का 0.25% का छिड़काव करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये मेलाथियोन ही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें दवाई दी जाती है, मेलाथियोन। देखिए कैसे याद रखना, साई पर, सर पर, सर पर, सर पर, सर पर, अपन यहाँ पे खड़े हैं, सर पर क्या है, मेरे सर के ऊपर फैन है, सर के ऊपर क्या है फैन है, सन के ऊपर क्या है फैन है, सर के ऊपर क्या है फैन है, सर के ऊपर है फैन, सर के ऊपर फैन है। और सर में ही माला, माला कहाँ पहनते हैं, सर के अंदर ही पहनते हैं, गले में पहनते हैं, लेकिन पहनते सर के माध्यम से ही है। तो सर पर फैन है, सर पर ही क्या पहनते हैं माला पहनते हैं। तो सर पर फैन भी है, ऊपर ही है, सर के ऊपर, यहाँ पर नहीं है लेकिन ऊपर है, ठीक है। वो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ओवर और अबव का यूज, ठीक है, ओवर और अबव। बताइए क्या आएगा, अबव ओवर हेड और ओवर ओवर हेड। सर पर फैन और माला, तो सर पर से याद क्या याद हो गया, सर पर से याद हो गया साइपर मैथ्रिम, साइपर मैथ्रिम, सर पर साइपर मैथ्रिम। फैन से याद हो गया फैनवेल रेट, फैनवेल रेट, फैन किस रेट का है फैनवेल रेट, फैन किस रेट का है। माला, माला कहाँ पहनते हैं गले में, तो माला थियोन, माला थियोन। ये है अठेल और चमोकन की। फिर है लास्ट खाज और स्कैबिज, खाज और स्कैबिज। खाज है, खाज शरीर के अंदर, ये बाहरी परजीवी कैसा है, बाह्य परजीवी कैसा है, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी है ये, बाह्य परजीवी। बकरी कुत्ता सूकर, बकरी कुत्ता सूकर। चमड़े में लालिमा और सूजन, बाल झड़ना, खुजलाहट, चमड़े में लालिमा, सूजन, बाल झड़ना और खुजलाहट। लालिमा तो क्या ही आएगी, खुजली होगी तो चमड़ी खराब होगी, लालिमा आएगी क्या, हम दे रखा तो पढ़ना है। आई बाबे कठिन 200 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार चमड़े में सुई द्वारा देते हैं। नीम प्लस करंज तेल, कपूर प्लस गंधक के मिश्रण की चमड़े पर मालिश करते हैं। इंजेक्शन जब बीमार होने के बाद दिया जाता है, बीमारी से ठीक करने के लिए इंजेक्शन, टीका या वैक्सीन जब बीमारी फैल चुकी है उसको रोकने के लिए जो स्वस्थ पशुओं में जो दवाई दी जाती है उसे टीकाकरण या फिर वैक्सीन बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंट है जो याद रखना है। आभा, इसको क्या याद रखना, आभा, आभा। आभा कट गई, आभा कट गई। जब खुजली होगी, क्या होगी, खाज होगी, खुजली होगी, इसके बीच होगा तो शरीर के ऊपर दाग होंगे, तो उसके जो शरीर की जो आभा है, आभा का मतलब होता है एक अलग से एक लालिमा जो शरीर के ऊपर आती है, एक चमक आती है, उसे बोलते हैं आभा। किसी का नाम नहीं है ये, ठीक है, शरीर के ऊपर आने वाली लालिमा को बोलते हैं आभा। तो जब रोग होगा, खुजली होगी, दांत खाद खुजली होगी, तो आभा आएगी या जाएगी, आभा चली जाएगी। रोग होगा तो जाएगी, तो आभा क्या होगी, काट गई। इसके शरीर के, इसकी जो चमक थी शरीर के ऊपर, जो इसकी लालिमा थी, जो आभा थी, वो कट गई। बोले कट गई मतलब चली गई। तो आभा कट गई मतलब देखिए, आई भा, आई भा, आभा,
कठिन, कठिन से कट गई, तो आई भा कठिन, आई भा कठिन मतलब आभा कट गई। हो गया याद? चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। राइटिंग समझ में आ रही होगी, अब कोई नहीं बोल सकता है कि राइटिंग खराब है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो।